नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, आंकड़ों की माने तो 2050 तक दुनिया में कैंसर के मामलों में 77% तक उछाल आ सकता है। एक अनुमान तो यह भी है कि 2025 में भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या 16 लाख तक पहुंच सकती है। यह भी एक कड़वा सच है कि कैंसर से हर मिनट दुनिया में 17 लोग अपनी जान गंवाते हैं। बदलते लाइफस्टाइल ने कैंसर के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में कैंसर के खिलाफ रूस के दावे ने दुनिया को बड़ी राहत दी है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने की बात कहकर दुनिया को एक तरह से चौंका दिया है। रूस का यह भी कहना है कि अगले साल वो ये वैक्सीन मुफ्त में मरीजों को लगाना शुरू कर देगा। यही नहीं, रूस ने कैंसर की इस वैक्सीन को लेकर यह भी दावा किया है कि इसके डोज मरीज की कंडीशन के हिसाब से एआई तैयार करेगा। जाहिर है, इस खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि इस वैक्सीन को लेकर लोगों के जहन में हैं। मसलन कि क्या ये वैक्सीन वाकई उतनी कारगर होगी जैसा कि दावा रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है। सवाल यह भी है कि क्या इस वैक्सीन से कैंसर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सवाल यह भी है कि वैक्सीन किस तरह के कैंसर के खिलाफ कारगर होगी, और सबसे बड़ी बात यह कि कैंसर के खिलाफ यह वैक्सीन भारत में कब तक आएगी, और क्या इसे भारत में इस्तेमाल से पहले किसी रिसर्च या फिर अनुसंधान से गुजरना होगा। इन्हीं सवालों पर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आखिर रूस की ये वैक्सीन है क्या। एक वक्त था जब टीबी की बीमारी दुनिया के लिए किसी महामारी से कम नहीं थी, लेकिन बीसीजी के टीके और अब टीबी की वैक्सीन ने ऐसी क्रांति की कि टीबी आज लाइलाज नहीं रही। अब कैंसर के मामले में भी ऐसी ही एक गुड न्यूज का दावा किया जा रहा है। दरअसल रूस से एक ऐसी खबर आई है जो दुनिया भर के कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया है कि साल 2025 की शुरुआत में ही इस वैक्सीन को लॉन्च भी कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि कैंसर की ये नई वैक्सीन रूस लोगों को फ्री में देगा। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक mRNA वैक्सीन है। mRNA या मैसेंजर आरएनए इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है। mRNA हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है। जरूरी प्रोटीन से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। ये एंटीबॉडी बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया से लड़ती है। इस वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल के अनुसार इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। ये कैंसर की वैक्सीन पहली वैक्सीन है जो mRNA टेक्नोलॉजी पर बनी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस वैक्सीन का जिक्र कर चुके हैं। इसी साल फरवरी में एक टीवी शो के दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब हैं। हम कैंसर वैक्सीन और नई पीढ़ी के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवा बनाने के बहुत करीब हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वैक्सीन कैंसर के इलाज में बेहद प्रभावकारी साबित होगी। दुनिया जानती है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देना बेहद मुश्किल टास्क है। वहीं कैंसर का इलाज भी काफी महंगा होता है। दुनिया भर में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें 50% मामलों में मरीजों की मौत हो जाती है। खासकर स्टेज 3 कैंसर से लड़ना लगभग नामुमकिन होता है। WHO की माने तो दुनिया भर में कैंसर से हर मिनट में 17 लोगों की मौत हो जाती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक 2020 में दुनिया में कैंसर के 1.93 करोड़ केस सामने आए और 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। NCRP की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में भारत में कैंसर के 13.9 लाख केस आए। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई में ब्रेस्ट कैंसर हाई रिस्क फैक्टर है।
भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है। विकसित देशों में हर 10 कैंसर मरीजों में से 3 या 4 की मौत होती है। जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में 2017 की एक स्टडी के मुताबिक भारत में कैंसर से मरने वालों की दर विकसित देशों से लगभग दोगुनी है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज 1 डॉक्टर है, वहीं अमेरिका में 100 कैंसर मरीजों पर 1 डॉक्टर है। जाहिर है, ऐसे में कैंसर से जूझ रही दुनिया को अगर रूस की यह वैक्सीन मिलती है तो कैंसर की सफाई की ओर साझा कदम बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि रूसी वैक्सीन किस तरह के कैंसर का इलाज करेगी, इसकी प्रभावशीलता कितनी होगी या रूस इसे कैसे लागू करेगा, और ये भी कि ये कितनी महंगी होगी। साथ ही अभी इस वैक्सीन का नाम भी सामने नहीं आया है। बहरहाल, रूसी वैज्ञानिकों के दावों की माने तो कैंसर के इलाज में ये वैक्सीन काफी कारगर साबित हो सकती है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब इस कैंसर वैक्सीन पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस की कैंसर के इस वैक्सीन को लेकर और ज्यादा एक तरह से कह लीजिए कि पूरी दुनिया की नजरें इसलिए इस पर टिक गई है, और विशेष करके भारत की, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2025 तक भारत में 15,70,000 कैंसर के पेशेंट्स होंगे। तो वाकई अगर ये वैक्सीन कारगर साबित होती है, अगर ये वैक्सीन आ जाती है और ये संभव होता है कि इसे भारत में भी लाया जा सके और यहां भी लोगों को दिया जा सके, तो इससे बड़ी राहत की बात और क्या हो सकती है। हमारे मेहमान से आपको राब्ता करवा देते हैं। डॉक्टर रवि मल्होत्रा, फॉर्मर सीईओ, इंडियन कैंसर रिसर्च कंसोर्टियम, ICMR एंड सीनियर क्लिनिकल रिसर्चर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुधीर रावल, जो कि डायरेक्टर है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो कि डायरेक्टर है धर्मशाला कैंसर हॉस्पिटल के। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन सबसे बात करेंगे। डॉक्टर मोहसिन वली भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके पास आते हुए डॉक्टर रवि मल्होत्रा, सर, आपने इस कैंसर की फील्ड में काफी काम किया है। आपसे भी थोड़ी देर पहले बातचीत भी हो रही थी, आपने बताया कि कुछ रिसर्च हो, नया सीरम आए, नया वैक्सीन आए या फिर नई दवाई हो और लोगों को बचाया जाए, उससे ज्यादा आप इस पर तवज्जो देते हैं, आप इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि पहले ही किस तरह से इसकी रोकथाम कर ली जाए। लेकिन इसके बारे में मैं आपसे जानूं, सबसे पहले आपका टेक जानना चाहूंगी कि रूस ने जो ये दावा किया है कि उसने वैक्सीन बना लिया है कैंसर के विरुद्ध, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? देखिए श्वेता जी, पहली बात तो आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरीके के बहुत से प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं और जर्मनी में हैं, और अब रशिया से आ गया है। इस बारे में कुछ दिनों से पहले, ऐसा आपने बताया, बात हो रही है। mRNA वैक्सीन है। आपको याद होगा कोविड के टाइम में मॉडर्ना करके एक मैन्युफैक्चरर है, जो कि उन्होंने यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस तरीके के वैक्सीन बनाने का ऑलरेडी वो फेज 1 और फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं। तो पहली बात तो बताना चाहूँगा कि ये अकेली वैक्सीन नहीं है, परंतु ये अभी जितनी जानकारी हमको प्राप्त है रशिया की वैक्सीन के बारे में, 2 तरीके की वैक्सीन होती हैं। एक प्रिवेंटिव वैक्सीन होती है, थेरेप्यूटिक वैक्सीन, यानी कि प्रिवेंशन यानी कि बचाव करती है। दूसरा, ऑलरेडी कैंसर हो गया उसको मारती है और उसको मेटास्टेसाइज यानी कि उसके जो सेकेंडरी रूप से कैंसर हो जाता है उसको रोकती है। तो अभी हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये प्रिवेंटिव है या थेरेप्यूटिक है। जो हमारे वहाँ के पुतिन साहब ने जो बात करी है, लग तो रहा है कि ये दोनों काम करेगी, प्रिवेंशन भी करेगी और थेरेप्यूटिक भी करेगी। पर मैं इसका और इंतजार करूँगा आने का नंबर डिटेल्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ तक पहुंचे हैं इसका हमें अंदाज नहीं है। तो हम तो बहुत खुश होंगे कि एक पैन कैंसर वैक्सीन मिल जाए। ये कब लॉन्च की जाएगी, कब से इसकी शुरुआत होगी, अभी इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। डॉक्टर सुधीर रावल, आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस पर? रशिया जो ये वैक्सीन लेकर के आया है, हेल्थ मिनिस्ट्री दावा कर रही है कि मुफ्त में 2025 से अब वहां पर लोगों को देनी है, शुरू कर देंगे वो। पिताजी, जहाँ तक मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी है, ये रिसेंट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर नोबेल प्राइज इसी के उस पर मिला है जिस फील्ड में काम कर रहे थे साइंटिस्ट। और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन ये पहली है कैंसर में। हालांकि कैंसर में डीएनए भी है वैक्सीन, होल सेल वैक्सीन है, डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन है, जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। दे हैव सम लिमिटेड रिजल्ट्स, दे आर नॉट लाइक रामबाण, वो बिल्कुल खत्म कर देती हैं।
रही बात इस वैक्सीन की, वी हैव टू वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, मोर डेटा टू कम। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, उसमें प्रोबेबली दे विल वर्क एज पर्सनलाइज्ड वैक्सीन, बिकॉज एवरी कैंसर इज डिफरेंट एंड एनी कैंसर इन डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट। लाइक प्रोस्टेट कैंसर किसी पेशेंट में कम है, किसी कम एग्रेसिव है, किसी में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए पर्सनलाइज वैक्सीन पे ही वो काम होगा, जिस तरह मैंने इनके बारे में जाना है। बट देन इट्स टू अर्ली टू हैव एनी conclusion coming that this will finish the cancer or this will be a huge success, because it always take a huge time for a data to come in human body. It's not that you make a one film and you become like world famous. It doesn't happen like this. Gene therapy was there for a long time, since 2000. Nothing has happened. Now CAR T cell has come in gene therapy after 24 years. So same way we have to wait for more data to come, and I know that our country will not be behind in making this vaccine. We have very good infrastructure. जाहिर सी बात है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हमने कोविड के टाइम में भी देखा है। डॉक्टर अंशुमान, आपसे यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, जहां तक अभी डॉक्टर रवि भी कह रहे थे और डॉक्टर सुधीर भी कह रहे थे कि अभी हमें इंतजार करना होगा। दरअसल ये किस तरह का वैक्सीन ये लेकर के आ रहे हैं, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि AI का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल के हिसाब से जिस तरह की वैक्सीन की जरूरत है, उसका बॉडी टाइप कैसा है, कंडीशन कैसा है, या फिर कैंसर का लेवल कहां तक पहुंचा है, शायद उससे पूरा आकलन उसका करके उसके बाद उसके हिसाब से कस्टमाइज एक तरीके से वैक्सीन शायद ये बना रहे हैं। जी श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले डॉक्टर रवि ने जो क्लियर किया उसको वहीं से शुरू करें। प्रिवेंटिव वैक्सीन अगर बात होती तो ज्यादा चर्चा नहीं होती कि ऑलरेडी मार्केट में है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। थेरेपेटिक वैक्सीन पे रिसर्च ऑलरेडी कर लिया। फरवरी 23 में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और ब्रिटेन की एक कंपनी ने मिलकर कोलैबोरेट करके इसका मेडिकल डिस्क्लोजर किया था। रसिया का डिस्क्लोजर पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है। अब आपको लग रहा होगा क्यों पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है, कि मेडिकल डिटेल उन्होंने नहीं बताया। ये बताया सबसे पहले कि फ्री में दूंगा, 2025 में लॉन्च कर रहा हूं, AI के इस्तेमाल से बना रहा हूं। इसमें एक भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं, एक्सेप्ट कि फ्री दूंगा, जो एक्स्ट्रा है जिसने यूके ने डिक्लेयर नहीं किया या यूएस ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसका मतलब क्या है थेरेपेटिक वैक्सीन का मतलब, कि पेशेंट के ट्यूमर सेल को ले लिया, उसमें एंटीजन मतलब उसका हुलिया क्या है, जैसे इंसान के लिए 5 फीट 8 इंच का है, देखने में गोरा काला है, नाक कैसी, जिससे आप पकड़ते हैं जैसे गुमशुदा की तलाश या किसी चीज का एडवर्टीजमेंट होता है। तो कैंसर सेल भी ऐसा अपना कुछ एक्सप्रेशन देता है जिसको कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, TEA। इसको पकड़ के निकाला, इसके खिलाफ इसके कोडिंग, इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैसेंजर RNA तैयार किया गया और उस मैसेंजर RNA को वापस उसी मरीज में जिससे टिश्यू निकाला था उसको डाल दिया। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो सप्रेस था, दबा हुआ था, कैंसर सेल इसी से बच रहा था, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता ताकि एंटीजन पकड़ में ना आए और डिफेंस उस पर अटैक ना करे। वो इम्यून सिस्टम जग गया। जगने के बाद बॉडी के अंदर ही टी सेल, कोरोना के टाइम में आप लोग सुन रहे हो, टी सेल एक्टिवेट होकर ट्यूमर को किल करने लगा। मतलब बाहर से कीमोथेरेपी नहीं गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम करेगा, मैनुअली इस डाटा को रिट्रीव करने में, मैट्रिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको फटाफट से एंटीजन निकालता है, एल्गोरिथम के हिसाब से मैट्रिक्स तैयार करता है और मैसेंजर RNA की कोडिंग बता देता है कि ये कोड कर दो और कोड करके पेशेंट को दे दो। उसके बाद जो मॉनिटरिंग होती है, टी सेल उसके खिलाफ कितना कारगर हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी AI बहुत फास्ट कर रहा है। इस चक्कर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजर रोल मेडिकल साइंस में आ ही रहा है, वैक्सीन में भी आएगा, कैंसर मॉनिटरिंग में भी आएगा। ये कारगर साबित होगी। लेकिन अब कहें कि बिल्कुल हम लोग समझ लें कि चमत्कारी कुछ हो गया, नहीं, उसका इंतजार अभी करना होगा। जी, जितने चलाए हैं दोनों को अभी पैरेलल चलाया जा रहा है कि कितना फायदा हो रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर रवि, यहाँ पर अब एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा था कि अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारा स्वदेशी CAR T सेल, जो डॉक्टर सुधीर भी कह रहे थे CAR T सेल के बारे में, CAR T सेल थेरेपी जो है कैंसर पीड़ित बच्चों में हमने देखा है कि 99% तक यह असरदार पाया गया है। इनफैक्ट जो उम्रदराज लोग हैं उनमें भी हमने देखा है कि यह थेरेपी काफी कारगर साबित हुई है। डॉक्टर रवि जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको कुछ दिनों पहले आपने शायद बहुत जोरों की खबर देखी थी कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में और IIT बॉम्बे में कॉम्बिनेशन करके ये पहली बार
क्लियरेंस मिल गई है लोकली मेड कार टी की, जिसमें कि जो एक्सपेंस आता है वो तकरीबन 20 से 30% आता है जो विदेश में अवेलेबल है। और जैसे बच्चों में खासतौर से ब्लड कैंसर में ये ट्राई करा गया, और भी कैंसर इसमें हैं, पर शुरुआत में ब्लड कैंसर पे रिजल्ट्स इनके फिलहाल जो बहुत ही कम पेशेंट्स पे अभी ट्रायल हो पाया है, पर जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक हैं। परंतु अभी भी ये जब ये खबर आई तो बहुत से लोग जो कैंसर पीड़ित थे वो आगे भी हमको भी चाहिए, तो अभी धीमे धीमे करके एक सिलेक्टेड ग्रुप में ही दिया जा रहा है। आशा करते हैं इसका इस्तेमाल और आगे बढ़ेगा और इसके जो टाटा और IIT का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंपनी बनाई गई, उसकी उसी तरीके से 2-3-4 और कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं कार-टी बनाने में। और जैसे कि डॉक्टर रावल साहब हमारे मित्र ने भी थोड़ी देर पहले बोला कि जीन थेरेपी इतने साल से थी, पर उसका जो इस्तेमाल रियल लाइफ में होना है कार-टी है। बट ये बहुत जरूरी है, अहम मुद्दा है कि हर कैंसर इसको ससेप्टेबल नहीं है। ये नहीं कि एक रामबाण हो गया कि कार-टी दे दिया और काम बन गया, जो कि लोग सोचते हैं। एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें एक स्पेसिफिक पेशेंट के उस तरीके की कहाँ स्प्रेड है, कितने दिनों से है, क्या क्या और उसकी हैबिट्स है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। पर बहुत ही एक उत्साहवर्धक बात है कि हमारे देश में एक अफोर्डेबल किस्म से लोगों को अब ये दवा मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है पहले के मुकाबले। डॉक्टर सुधीर, ये बताइए, लगातार जिस तरह से डॉक्टर रवि भी बता रहे हैं और डॉक्टर अंशुमान ने भी बताया, देखिए हमारे यहाँ कार-टी सेल की हमने अभी चर्चा की, बच्चों पर काफी कारगर है, बड़ों पर भी हम इसे मान रहे हैं। फिर वैक्सीन अभी भी कई जगह, ब्रिटेन में भी रिसर्च चल रहा है, लास्ट स्टेज में लगभग बताया जा रहा है। रूस ने ऑलमोस्ट कह दिया है कि भाई हम तो ले ही आए हैं। तो इस तरह की चीजें जब हैं हमारे बीच, हमारे सामने हैं, उपयोग में भी आ रही है, तो उसके बावजूद हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो आंकड़ा एक ये भी कहता है कि 2050 तक 77% उछाल कैंसर के मामलों में हमें देखने को मिलेगा। क्या वजह आपको लगता है इसके पीछे? इसमें के कारण कई हैं। कैंसर जो इंसिडेंस आप देख रहे हैं, जो आज से 50 साल पहले कम थी, हम कहते हैं अब ज्यादा है, तो उसमें तो मल्टीपल कारण है। एक तो हमारी हैबिट्स, फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल हैज चेंज कंप्लीटली, एक कारण ये है। दूसरा ये कि हम लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ गई है, जहां 40 साल आदमी जीता था अब 80 साल जीता है, और वो डेवलप्ड कंट्री में नहीं, हमारी कंट्री में भी यही है। तो सर एक तरह से डॉक्टर साहब, एक तरह से तो अच्छा हुआ ना, लोग अपने सेहत पे ध्यान देने लगे हैं। बट नहीं, वो ठीक है, पर देन जो कैंसर है वो ओल्ड एज डिजीज है हमेशा, इसलिए जैसे जैसे आपकी लॉन्गेविटी बढ़ती है, चांसेस ऑफ कैंसर होने के बहुत बढ़ जाते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि आज के समय में 30% से ज्यादा कैंसर के मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों को हो रहे हैं। मैं उसी बात को बोल रहा था। लेकिन हम लोग आजकल यंग बच्चों में, यंग पेशेंट में भी देखते हैं। अगेन आई विल गो टू द लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, बट देयर इज अनदर रीजन। The most important reason is we can detect it now. पहले क्या होता था, गांव में है, कहीं पे है, जो हमारी फैसिलिटीज नहीं थी गांव में या कहीं पे भी, बड़े बड़ी जगह पे होती थी, वहां पे हर एक को अवेलेबल नहीं थे, तो एवरीवेयर इट इज डॉक्टर देयर। वहां पे डायग्नोस्टिक चीजें, जो डिवाइसेज हैं, वो बहुत बेटर हो गई हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड लीजिए, अल्ट्रासाउंड से आप एब्डोमेन में कोई भी कैंसर होगा स्मॉल स्टेज में पकड़ सकते हैं। किडनी का ही लीजिए, 81 में जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो हमेशा किडनी ट्यूमर इतने बड़े बड़े आते थे। अब किडनी ट्यूमर हमारे पास बहुत छोटे छोटे आते हैं, जिन्हें हम किडनी बचाते हैं। वी डू रोबोटिक सर्जरी इन दैट। सो नॉट ओनली इंसिडेंस हैज इंक्रीज, उसके साथ जो पैटर्न ऑफ डिजीज वो भी चेंज हो गया है, और डिटेक्शन बहुत बहुत ईजी है। इसलिए डिटेक्शन होगा तो इंसिडेंस बढ़ेगी। बट डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस और फूड हैबिट्स, हमारे स्ट्रेस लेने का वो, और तमाम ये जो पॉल्यूशन है, ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इन इंक्रीजिंग द कैंसर। अब आप कहें कि फ्यूचर में क्या होगा, ये कैंसर वैक्सीन आ रही है, तो मैं आपको बताऊं, जो कैंसर सर्विक्स का जो कैंसर है, उसकी जो वैक्सीन है वो फिनिश कर देगी, सीए सर्विक्स का, कैंसर सर्विक्स को फिनिश कर देगी इन फ्यूचर। आपको स्मॉल पॉक्स का मालूम होगा, जब हम छोटे छोटे थे टीके लगा देते, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गई है जी। तो ये पहला कैंसर प्रोबेबली जो ह्यूमन रेस कंट्रोल कर पाएगी वो सीए कैंसर सर्विक्स होगा। ऐसे ही अगर जैसे मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कह रहे हैं,
अगर ये सही है और आगे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते लेकिन हैं तो यू कैन गो फॉर पर्सनलाइज्ड वैक्सीन, तो वी मे सी द रिडक्शन इन द इंसिडेंस आल्सो। डॉक्टर सुधीर अभी जो कह रहे हैं, डॉक्टर अंशुमान जरा आप भी उस पर ज्ञान की रोशनी प्रकाश डालिए। मैं जानना चाहूंगी इसको लेकर, सर्वाइकल कैंसर को लेकर अभी डॉक्टर रवि से भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ दवा ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है। ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर को लेकर वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों है? क्या जो पहले एक बार चर्चा हो चुकी है कि क्या प्राइस उसकी इतनी ज्यादा है, इस वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जिन तक पहुंचनी चाहिए, या फिर जिस तरह से प्रचार होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, वो जागरूकता नहीं हुई है, इसलिए लोगों को नहीं पता है, नहीं उन तक पहुंच पाई है? वजह क्या है? श्वेता जी, जो आपने डॉक्टर सुधीर से सवाल किया था उसका कुछ पार्ट, और जो अभी सवाल किया है, एक वजह अगर पूछिएगा वो है बाजारवाद। जहां पे कंज्यूमरिज्म इन्वॉल्व होगा उसका प्रचार ज्यादा होगा, कंज्यूमरिज्म कम इन्वॉल्व होगा प्रचार कम होगा। कैंसर प्रिवेंशन में बाजारवाद इन्वॉल्व नहीं है, स्टेट ऑफ निगेशन इन्वॉल्व है कि क्या क्या आपको नहीं करना है कैंसर से बचने के लिए, लाइफस्टाइल कैसे ठीक करनी है। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हमारी लॉन्जेविटी बढ़ी तो दो कॉन्सेप्ट हो, लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन। अगर हमारी उम्र बढ़ी तो पहले के समय क्या होता था, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करने में गांव का गांव कॉलरा हैजा जैसी बीमारियों से मर जाता था। तो जो जीवित रहे वो तो 100 साल से ऊपर जीवित हैं, नहीं तो इंसान 20 साल में मर गया। आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन ने एंटीबायोटिक इन सबको लाके उसको तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन क्या हेल्थ स्पैन हमें बढ़ाया? मतलब लाइफ विदाउट पिल्स। उम्र बढ़ गई, बीपी की गोली खा रहे हैं, डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, सिमिलरली जो कैंसर कारक हैं वो भी आपके शरीर में जमा हो रहे हैं। रिजल्ट क्या किसका है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अवेयरनेस की कमी। अब सर्वाइकल कैंसर पे स्पेसिफिक आइए। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी किया कि सेंटर पे फ्री में लगाओ बच्चियों को, लेकिन कैंसर वैक्सीन की अवेयरनेस जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या प्राइवेट पार्ट हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन एटिकेट, इसके लिए कोई कैंपेन हुआ? स्कूल में बच्चियों को सिखाया गया, लड़कों को सिखाया गया प्राइवेट पार्ट हाइजीन, जिसको अगर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से कंबाइन कर दें तो प्रोटेक्शन रेट 80% क्रॉस कर रहा है। सर्वाइकल कैंसर इटसेल्फ का 62 से 70% का प्रोटेक्शन है, लेकिन उसमें प्राइवेट पार्ट हाइजीन में कुछ इन्वॉल्व नहीं है, बाजार में इन्वॉल्व है, तो उसकी चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा, जो गांव के लोग हैं, जो सुदूर लोग हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर ज्यादा कॉमन हो चुका है, क्योंकि जो शहर की महिलाएं अवेयर हैं प्राइवेट पार्ट हाइजीन के लिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन के लिए अवेयर हैं, प्रोटेक्शन के लिए अवेयर हैं। जो दूर के लोग हैं उनकी प्रेगनेंसी भी ज्यादा हो रही है, अवेयर भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं पहुंची। दूसरा, वैक्सीन लगना कब चाहिए? 10 से 12 साल की उम्र में बच्चियों को। तो अब जिन बच्चियों को लग रहा है, ये जब एडल्ट होंगी, साथ में प्राइवेट पार्ट हाइजीन मेंटेन करेंगी, तब जाकर सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम होगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है खत्म हो जाए, इराडिकेट हो जाए सर्वाइकल कैंसर। डॉक्टर रवि, यहाँ पर लगातार जिस तरह से चर्चा चल रही है उसमें मुझे ये भी जानना है कि हम ये कह रहे हैं कि अब डायग्नोसिस जो है वो आसान हो गया है, अब अर्ली डायग्नोसिस हो रही है, लेकिन यहां तो ये समझने की जरूरत है, हमने कई पेशेंट्स न सिर्फ हमने देखे हैं बल्कि अपने घरों में भी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी ऐसे मामले हमने देखे हैं जहां पर लास्ट स्टेज तक पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या था, और जब पेशेंट लास्ट स्टेज में पहुंच गया है तब पता चलता है कि इनको तो कैंसर था और फिर उनको बचाया नहीं जा सका। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली का कैंसर लें या पैंक्रियास का कैंसर लें, इवन लंग कैंसर काफ़ी हद तक बहुत लेट स्टेजेस में ही पाया गया और दुनिया भर में ये हाल है। आपने जहाँ तक बात करी अर्ली डायग्नोसिस की, देखिए अर्ली डायग्नोसिस तभी होगी जबकि इंडिविजुअल अवेयर होगा। जैसे बात हुई कि मान लो अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई शरीर में गिल्टी है जो कि बहुत दिनों से 3-4 हफ्ते हो गए हैं, उसका आपने जांच कराई। जैसे हमारे मित्र अंशुमन जी कह रहे थे कि शहरों में तो तब भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, हालांकि यहाँ भी बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए वो आसपास नहीं है, पर दूर दराज के पहाड़ों में या गाँव में तो बहुत ही कम है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी कम है। पर जिनके पास अब धीमे धीमे करके इतना अवेयरनेस जगी है कि गांव के भी अक्सर लोग आ जाते हैं हमारे पास कि साहब ये गिल्टी है, ठीक नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं कोई कैंसर है। उसमें बहुत रोल आता है सिनेमा का, और चाहे डॉक्टर कुछ भी बोलते रहे, मगर सिनेमा ने कह दिया या फिल्म में आ गया या हमारे क्रिकेटर्स ने या सेलिब्रिटीज ने कहा तो लोग अवेयर हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा ही अवेयर हो जाते हैं।
वो एक हफ्ते से गिल्टी नहीं थी कि फौरन चले या खांसी नहीं थी कि, बट वो बेहतर है। ओवर डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए, बट एट द राइट टाइम डायग्नोसिस की फैसिलिटीज पूरे देश में पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गई हैं। हालांकि बहुत स्कोप है इंप्रूव होने का, बट उसकी समस्या ये है कि डायग्नोसिस हो भी जाए, उसको सही डॉक्टर के पास पहुंचने में, अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि पहले वो दवा की दुकान पे जाएंगे, तो डायग्नोसिस ही गलत हो जाती है सर। वो भी डॉक्टर देखिए साहब बिल्कुल हमने ये भी देखा है कई बार डॉक्टर्स ही, मतलब आप लोगों की बात नहीं करेंगे, लेकिन कई ऐसे हैं जिनसे डायग्नोसिस के समय ही गलत वो डायग्नोस करते हैं, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग हो जाता है मामला, और फिर बाद में जब वो जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास तो पता चलता है कि नहीं, अब तो आपका काफी देर हो चुका है, 4th स्टेज में पहुंच चुका है। उसके बाद बचाना पेशेंट को और बड़ी समस्या हो जाती है। कैंसर के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि रूस ने दावा ऐसा कर दिया है, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा कह दिया है कि वैक्सीन कैंसर के विरुद्ध, उसके जंग के विरुद्ध वो ले आई है और 2025 से मुफ्त अपने लोगों को देना शुरू कर देगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंतजार हो रहा था आपका कि आप कब आएंगे और आप अपनी तरफ से ज्ञान की वर्षा थोड़ा यहां पर करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, चर्चा हमारी थोड़ी आगे बढ़ी है और रूस में अब जो दावा किया है गया है उस वैक्सीन को लेकर, उस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन रूस से बात अब भारत पहुंच आई है और भारत में हम बात कर रहे हैं कि अगर ये बताइए सर, अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो इस पर हम जानना चाहेंगे कि यहां पर किस तरह से उसको, क्या एज इट इज जो वहां पर बनी है उसका उपयोग उसी तरह से होगा, या फिर यहां पर पहले उसका ट्रायल होगा, या फिर किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा? डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। आ गई? जी जी, आ गई, आ गई। आप देखिए, आ गई आवाज? जी जी, आ गई। बताएं सर, बताएं सर। मैं अभी ये बताना चाहता हूं कि भारत में आप बात कर रहे हैं, भारत से पहले अभी रशिया की मैं बात कर लूं। रशिया की आपको याद होगा, जब कोविड हो रहा था तो सबसे पहले इन्होंने फेंका था एक स्पुतनिक वैक्सीन, और बाद में वो ज्यादा असरदार नहीं साबित हुआ। इसी तरह से जो कैंसर का वैक्सीन है, सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि किस स्पेसिफिक कैंसर के लिए वैक्सीन है। कैंसर सेल्स इन जनरल एक सब ये नहीं करती, बॉडी में मल्टीप्लाई करती है, ये बात सही है, सब कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं, लेकिन इसकी अभी स्टेज 2 ट्रायल हुई है। पीछे हमको कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, ना इसको थोड़ा नमक के साथ, जिसको कहते हैं ना, स्वेलो करना है विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। तो अभी ये बहुत ही प्रारंभिक चीज है और मैं अभी इसके बारे में कोई भी समर्थन नहीं करूंगा, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि ये अभी ह्यूमन ट्रायल्स स्टेज 3, स्टेज 4 बाकी हैं। अभी उन्होंने फिर से ट्रायल किया है माइस पे, और माइस पे ट्रायल करने के बाद वो फिर इसको दोबारा स्टेज 3 और स्टेज 4 पे ट्रायल करेंगे। तो मैं यही कहूंगा आज कि ये अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है, आगे चल के कामयाब होगा। कैंसर के वैक्सीन अगर आता है तो हम इसको लेंगे, हम अपनी रिसर्च इससे ज्यादा कर रहे हैं और जल्दी हम भी इस तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो ये अनाउंसमेंट है ये काफी प्रीमेच्योर है, इसमें ये कहना कि हम एक वैक्सीन डेवलप कर लिए हैं या वर्ल्ड में एक वैक्सीन आ गया है। ये मैं इसके लिए मुबारकबाद तो दे ही रहा हूँ पुतिन जी के, आपने फोटो दिखा दी उनको, लेकिन अभी हम मेडिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एज ऑन द डेट, आज की तारीख में मेडिकल एक्सेप्टेंस इसकी नहीं होगी, न इसको मास लेवल पे कोई लगवाएगा न लगाएगा, लेकिन लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी, इसलिए इसके लिए हम आगे काम करेंगे। भारत में बहुत जल्दी जो भी ऐसी रिसर्च होती है उस पर काम होता है और वो रिसर्च कामयाब होती है और हमारे पेशेंट्स पे होगी। इंडियन पेशेंट्स के लिए ये डाटा बिल्कुल यूजफुल नहीं है, उन्होंने किस तरह के पेशेंट पे ट्राई किया है ये भी नहीं बताया है। अभी बहुत वेग सी इंफॉर्मेशन आई है कि एक कैंसर का वैक्सीन रशिया ने बना लिया है। ऐसी इंफॉर्मेशन एक दिन आई थी जब मैंने बोला था कोविड के लिए स्पुतनिक वैक्सीन बना लिया गया है। तो मैं क्षमा चाहते हुए ये कहूंगा कि मैं अभी इस वैक्सीन से बिल्कुल न जानता हूं इसके बारे में, इसलिए सहमत भी नहीं हूं, और इसलिए इसके लिए जनरल जो पब्लिक है उसमें उत्सुकता बेशक हो, ठीक है,
लेकिन पब्लिक के लिए ये अवेलेबल नहीं है, ना अभी हाल फिलहाल होगा। इसकी ट्रायल्स ह्यूमंस में बाकी बिल्कुल मेरा कहना है, और थोड़ा नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि बीमारी भी बहुत गंभीर है, उसको इतने हल्के में नहीं हम ले सकते हैं। डॉक्टर सुधीर, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी स्टेज 2 ही, सही बात है, स्टेज 2 का ट्रायल हुआ है, अभी वहां पर कितना कारगर होता है, लोग लगवाते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, वो सब भी देखना होगा, उसके बाद हम भारत की बात कर सकते हैं। जी, और उससे पहले हो सकता है यहाँ कुछ बन जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं होता है। मैसेंजर आने पे हमेशा ये नहीं कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आई एग्री विद डॉक्टर मोहसिन वली कि बहुत अर्ली इस तरह का अनाउंसमेंट कर देना केवल उत्सुकता पैदा करेगा। अभी कोई साइंटिफिकली हम इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। अगर बाय द वे हम लोगों के यहाँ नहीं बनती और ये वैक्सीन हमारे यहाँ आती है, उससे पहले हमारे यहाँ ट्रायल होंगे। ऐसे नहीं आती है यहाँ पर इंडिया में कोई भी कैंसर मेडिसिन, वो DCGI से अप्रूव होती है, उसके बाद उसके इंडियन पेशेंट्स पे डेटा आने जरूरी होते हैं। या वो तो ट्रायल यहाँ हुआ है इंडिया में फेज 3, तब तो ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो वो फिर उन्हें एक ट्रायल करना पड़ता है, X नंबर ऑफ पेशेंट्स, उसके बाद वो डेटा अगर सेफ है, इफेक्टिव है, तभी वो मेडिसिन, वैक्सीन कुछ भी वो इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अभी ये बहुत दूर की बात है कि ये वैक्सीन अभी कुछ करेगी, लेकिन डेफिनेटली इसने एक कुछ रास्ता खोला है मैसेंजर आने में, विच इज द मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजी। और इसमें नोबेल प्राइज जो मैंने बताया पहले अभी मिला है, इसमें काफी कैंसर के टेस्ट भी हो रहे हैं। उनमें से एक टेस्ट हमारे यहाँ वैलिडेशन हुआ है, एक इंडियन साइंटिस्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने बनाया है वो जीन वेरीफाई कंपनी से, और वो टेस्ट हमने वैलिडेट किया है। अभी भी हम उसमें रेगुलर नहीं कर रहे हैं, हालांकि गाइडलाइन में है, लेकिन ये सब सारा का सारा इसलिए है कि हमें जो भी चीज यूज करें वो सेफ है और यूजफुल है हमारे कंट्री के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, रूस को लेकर तो अभी इंतजार करना होगा, वहां की वैक्सीन को लेकर इंतजार करना होगा, हालांकि हमारे यहाँ भी रिसर्च लगातार चल ही रहा है। लेकिन हाँ, अभी जो डॉक्टर सुधीर या फिर डॉक्टर रवि अभी बता रहे थे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर कमी है तो जागरूकता की, अभी भी उस तरह से प्रचार नहीं हो रहा है। जो हमारे यहाँ चीजें ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जो वैक्सीन हमारे यहाँ ऑलरेडी उपलब्ध हैं, उसको भी जिस तरह से प्रचारित करना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल यह है कि आज भी एक तो डायग्नोसिस का मामला जो मैंने आपको बताया कि अक्सर डॉक्टर से भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कई बार गलत डायग्नोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स की कई बार जाने जा चुकी है। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि पेशेंट्स अपने तौर पर, अपने लेवल पर वो क्या करें, वो किन सावधानियों को बरते कि वो इतनी खतरनाक बीमारी से बच सके। जी श्वेता, देखिए डायग्नोसिस जो आपने बात उठाई, डॉक्टर से डिटेक्ट नहीं होता, ये बीमारी एडवांस हो जाती है। दोनों स्तर पे, दो स्तर पे जागरूकता की जरूरत है। हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना है। एक लाइन में, कोई भी असामान्य लक्षण आपको लगे, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। उदाहरण के तौर पे एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेशाब में, टट्टी में कहीं खून का आ जाना, कोई जख्म जो 3 हफ्ते के इलाज के बाद नहीं भरता हो, मतलब जो आपके दिनचर्या का हिस्सा नहीं था, असामान्य हो गया, आप जागरूक होइए। 100 में से 90% लोगों को सिंपल साधारण कोई बीमारी होगी, क्योंकि कैंसर के शुरुआती लक्षण सामान्य बीमारियों के लक्षण से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर को, जो कैंसर को डील नहीं करते, उनको भी जागरूक होना है असामान्य लक्षण पे। जैसे खांसी के लिए आमतौर पर टीबी की दवा भारत में स्टार्ट कर दी जाती है। अगर खांसी में सुनवाई नहीं हो रही तो मरीज डॉक्टर बदल लेता है, दूसरा डॉक्टर भी टीबी की दवा चालू करता है। इसका दिक्कत यह है कि 3 हफ्ते किसी को खांसी कम नहीं हो रही, बुखार कम नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लो, लंग कैंसर हो सकता है। मुंह में छाले हैं, दांत कटना, चूने से कट जाना, खैनी तंबाकू से कट जाना, ये मान के आप रख रहे हैं, दवा देते हैं, जख्म नहीं भरता है, जांच कर लो, हो सकता मौत कैंसर हो। तो इसकी जागरूकता दोनों स्तर पे, डॉक्टर जो कैंसर के नहीं है और सामान्य व्यक्ति, इनको जागरूक होना है। अगर आप जागरूक होंगे तो प्रिवेंशन के, लॉन्जिविटी के लिए जागरूक अगर होंगे तो नेचुरल सी बात, कैंसर इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। 70% कैंसर प्रिवेंटेबल है, वहां जागरूकता की जरूरत है। और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण सुविधाओं की करनी है कि इस तरह के स्क्रीनिंग प्रोग्राम PHC CHC लेवल पे पहुंच जाए, ताकि मरीज मेजर सिटी में जब पहुंचता है तब तक ऑलरेडी देर हो चुकी होती है, डिटेक्शन वहां पे हो। और ड्यूरिंग MBBS ट्रेनिंग, जो हम लोगों की ट्रेनिंग होती है जनरल डॉक्टर बनाने की, सिर्फ उसका 15 घंटे पूरे 5 साल के कोर्स में कैंसर के बारे में पढ़ाया जाता है।
तो उसकी पढ़ाई को मॉडिफाई किया जाए कि एमबीबीएस करके भी आप कैंसर की डायग्नोसिस एटलीस्ट बना सकें। इन सब में रिफॉर्म की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, आप जिस तरह से पहले भी बोल रहे थे और हम भी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बचपन से ही हमें पढ़ाया गया है, स्कूलों में हम पढ़ते हुए आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है, बीइंग अ डॉक्टर ऑफ कोर्स आप ये बात कहेंगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ये बताइए कि इसमें प्रिवेंशन की बात डॉक्टर अंशुमान जो कह रहे थे, कई बार हमने सुना है, बचपन में हम सुनते थे, दादाजी वगैरह कहा करते थे या नाना जी वगैरह कहा करते थे कि भाई कुछ ऐसी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, जो लोग वो ताउम्र अगर करते हैं तो जल्दी उन्हें कैंसर हो जाता है। लेकिन हमने तो कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कोई ऐसी आदत नहीं रही है, कोई भी गलत आदत नहीं रही है, जो माउथ कैंसर की बात कर रहे हैं, जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं और इस तरह के इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स का, तो जिन्होंने कभी ऐसा, इलायची तक आप समझ लीजिए, जो लोग नहीं खाते रहे हैं, उनको तक को कैंसर होते हुए देखा है। तो ये समझ पाना, आपको क्या लगता है मेडिकल साइंस भी क्या अब ये समझ पाया है कि हाँ, ये चीजें करने से कैंसर हो सकता है, या फिर ऐसे आप जिएंगे तो कैंसर आपको नहीं होगा? क्या मेडिकल साइंस में भी एक क्लैरिटी आ पाई है? श्वेता जी, आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया। मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि साहब, हमारे चचा या नाना जी जो थे वो सुबह से लेकर शाम तक वो गुटखा खाते थे या पान में चबाते रहते थे सुपारी के साथ, उनको तो कभी कैंसर नहीं हुआ, और आप कहते हो कि हम खाएंगे तो हो सकता है। तो उसका जो बड़ा सीधा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आप चौराहे पे मान लो लाल लाइट है या पीली लाइट पे कई लोग निकल जाते हैं, कोई लाल पे भी चले जाते हैं, उसमें अधिकांश लोग तो नहीं मरते, उनको कोई एक्सीडेंट भी नहीं होता है, जल्दबाजी में निकल गए आराम से, कभी कभी हरी लाइट होने से पहले ही निकल गए। तो आपके पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। ये 1-to-1 रिलेशन नहीं होता है, कुछ को जेनेटिक प्रेडिलेक्शन होता है। मान लो ब्रेस्ट कैंसर है, वो देखा गया है 10 से 15% जो है फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें ज्यादा, इवन यंग उम्र पे उनमें ज्यादा होता है। रही बात खाने की, तंबाकू हुई या अल्कोहल हुआ या और भी तरीके के जो पदार्थ जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, उसमें भी हिंदुस्तान में कम से कम 90 से 95% ओरल कैंसर जो है वो टबैको रिलेटेड है। आप कहेंगे कि भाई जैसे अब आपको बहुत सीधा उदाहरण दें, हिंदुस्तान में पंजाब हमारा जो प्रांत है जहां पर सिख ज्यादा रहते हैं, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल करीब करीब नेग्लिजिबल है, वहां पर ओरल कैंसर नहीं होता है। बाकी पूरे देश में टबैको का इस्तेमाल होता है। तो एक तरीके से एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट हो गया। परंतु अगर वहां पर भी अब धीमे धीमे करके वहां बढ़ेगा नंबर, तो आप देखेंगे ओरल कैंसर बढ़ना ही बढ़ना है। बट अच्छी बात यह है कि ओरल कैंसर, खासतौर से चूंकि हिंदुस्तान इज द ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा दुनिया में ओरल कैंसर हमारे यहाँ होता है, वो एक काफी लंबे दौरान के हिसाब से होता है। तो कई जिसको बोलते हैं पोटेंशियली मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब कैंसर पोटेंशियल है, वो लीजन्स मिलते हैं। अगर उस स्टेज पे हमारे डेंटिस्ट हैं या सर्जन हैं या फिजिशियन के पास आदमी जाता है, तो इलाज जो है 100%, करीब करीब 100% कारगर होता है। परंतु अगर आप इतना बड़ा फोड़ा लेके जाएंगे कि जो कि हम लाख चाहते हुए भी ऑपरेट नहीं कर पाते हैं या दवा से नहीं असर होता है, तब उसका इलाज जो है कम हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर वली, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, आंकड़े चूंकि बहुत ही भयावह हैं, अगर कैंसर की बात करें, भारत की बात करें, तो बताया जाता है कि कैंसर से पूरे विश्व में जितने मौतें होती हैं उसमें 8% जो है वो भारत में ही होती है। ये वाकई डराने वाला है। ऐसे में लोगों के लिए खास करके आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब किस समय से लोग अर्ली डिटेक्शन हो पाए, कब से वो किस तरह के ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं या चेकअप करा सकते हैं, सो दैट कि उन्हें मालूम पड़ जाए कि उन्हें कैंसर है? थैंक यू। अच्छा, ये आपको याद होगा, आपने पुरानी चीजों का जिक्र किया, जब हम भी छोटे थे तो वो होता था कि अगर कोई लंप हो, वो ठीक ना हो रहा हो, अगर कहीं आपको जी। कोई ऐसा फोड़ा हो जो ठीक ना हो रहा हो, तो ये कैंसर के अलामत होती है। कोई घाव हो ना भर रहा हो, ब्रेस्ट में कोई लंप हो रहा हो, तो ये सब होता है कैंसर का अर्ली डिटेक्शन के लिए लोगों को बताना। तो ये हम बताते रहे हैं टाइम टू टाइम, और ये वैलिड है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन मैं ये वैक्सीन पे चूंकि आप प्रोग्राम कर रही हैं, एंड इफ आई एम ऑडिबल, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि mRNA वैक्सीन पिछले दिनों में कोविड के रेफरेंस में
बहुत ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई थी और लोग इसको बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट करेंगे। और आने वाले दिनों में हमको प्रिवेंशन पे ही ध्यान देना है और प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन से ही हम कैंसर से लड़ सकते हैं। एक और अच्छी बात मैं बता दूं, और आपने दिखाया भी था, कुछ थेरेपीज होती हैं जो जिसमें कि एक आपने भी दिखाई थी, और एक इसके अलावा क्रिस्पर थेरेपी होती है जिसमें हम जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, और एक और थेरेपी होती है जिसमें हम इम्यूनो सप्रेशन से कैंसर को इलाज करते हैं। ये सब थेरेपी धीरे धीरे आ रही हैं। हम रात को जब सोते हैं और सुबह को जब उठते हैं तो कैंसर की रिसर्च में इजाफा हो जाता है, बढ़ जाती है वो कैंसर की रिसर्च, और कैंसर इतनी तेजी से कैंसर पर रिसर्च हो रही है। तो ऐसी तेज रिसर्च में हम उसके भागीदार ऐसे बन सकते हैं कि हम यहाँ जो इंडिया में रिसर्च हो रही है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ज्यादा पैसे दे के प्रमोट करे कैंसर की डायरेक्शन में, और लोगों को इस बात के लिए बिल्कुल रिसर्च को सरकार भी प्रमोट करे। डॉक्टर वली, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार भी प्रमोट करे। और जैसा कि तमाम डॉक्टर्स जो यहाँ मौजूद है, डॉक्टर अंशुमान हो, सुधीर हो, डॉक्टर रवि हो, आप लोगों ने भी जैसा कहा कि अभी भी हमारे समाज में, अभी भी हमारे स्कूलों में जागरूकता की कमी है। जिस लेवल पर लोगों को जागरूक करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। तो बढ़ चढ़कर और जागरूकता मिशन एक तरह से उसकी शुरुआत की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि जहां से जहां हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि वो बच पाए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।